वो मानव जीवन के लिए सुखी जीवन का राज क्या है। नेचर खराब हो चुका है, खाने पीने की चीजें में मिलावट आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को कैसे सुखी रख सकते हैं। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम जोहार। मैं हूं जगदीश। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का और आज के सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से, और हमारे साथ राज्यसभा सांसद रहे, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मान्यवर नंद कुमार साय जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का जो हमारा विषय है वो मानव जीवन के लिए सुखी जीवन का राज क्या है। ये जो हमारा जो जीवन में है वो हम अपनी जिंदगी में नए जीवन को लेकर, बेहतर लाइफ के लेकर, गुड लाइफ के लिए हम जो जीवन जीते हैं इसमें क्या क्या महत्व है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि डॉक्टर कृपाल सिंह साहब एक डॉक्टर है, और हर इंसान के लिए, मानव जीवन के लिए जो फिटनेस रहना, स्वस्थ रहना और हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, तो इस पर आज की हमारी जो चर्चा है सुखी जीवन का राज, इसको लेकर मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जो हमारा जो जीवन का ह्यूमन बींग है, हमारा जो ये शरीर बना हुआ है, जो हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और हम अपनी अंतिम सांस तक हम जो जीवन जीते हैं, उसका एक निश्चित टाइम टेबल है, पीरियड है। लेकिन हम अपनी उम्र को अपने खान पान रहन सहन से बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और हम अपने दिनचर्या को बेहतरीन बना सकते हैं। जिस ढंग से आप इतने उम्र होने के बावजूद गए, उधर नंद कुमार साय जी भी 50 साल से नमक नहीं खा रहे हैं, जबकि हम कोई भी चीज जब खाना खाते हैं या सब्जी खाते हैं या रोटी खाते हैं तो बिना नमक के बिना स्वादहीन हो जाता है। लेकिन ऐसे महान शख्सियत, मुझे लगता है भारत में पहला शख्स होंगे जिन्होंने 50 साल से नमक छोड़ दिया है। तो हम नंद कुमार साय के पास तो बाद में लौटेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास पहला प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहूंगा कि ऐसी जो विरले जीवन जीने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन को समझते हैं, अपने लाइफ को समझते हैं, उस पर हम पहला सवाल करना चाहेंगे कि आज के परिदृश्य में जिस ढंग से आबो हवा खराब है, नेचर खराब हो चुका है, खाने पीने की चीजें में मिलावट आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन को कैसे सुखी रख सकते हैं। कृपाल सिंह साहब, अपने विचार साझी करें। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार और सलाम, राम राम, जो भी आपका पिछोकड़ हो। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई है आपके दर्शन करके, नंद कुमार जी और संतोष साहू जी, सबके दर्शन करके बड़ी खुशी हुई है। देखो, मेरी बैकग्राउंड है पंजाब से। पंजाब से इससे फर्टाइल लैंड, इसमें 5 दरिया हैं जिससे नाम आता है पंजाब। आवाज सुन रही है मेरी? हल्ला मत कर। हाँ जी, पंजाब आवाज सुन रही ना मेरी? हाँ, आवाज आ रही सर। अच्छा जी। सो पंजाब में 5 दरिया हैं, उससे हम पॉपुलर डिजर्ट वहाँ है पंजीरी। 5 चीजों मिलाकर उसकी पंजीरी बनाई जाती है, जैसे पॉपुलर डिजर्ट पंजाब में। ऐसे ही जेड़े 5 गुण हैं, हमारी जो सभ्यता, सिख सभ्यता शुरू होती है गुरु नानक के विचारों से। गुरु नानक साहब कहते हैं एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वो कहते हैं कि हम सब की उत्पत्ति जो है एक से है। उसको न्यूमेरिकल 1 लिखा है, फिर ओंकार कहा है कि वो एक निर्गुण रूप है उसका, और ओंकार सरगुण रूप है उसका। ये तो है सत, इसीलिए इसको कहते हैं सतनाम। बाकी जो चीज है वो तो टेम्परेरी है। जैसे समुद्र पर लहरें आती हैं अलग अलग किस्म की और समुद्र में ही जज्ब हो जाती हैं, तैसे ही ये जो प्ले है एक ओंकार का, कि कॉस्मिक प्ले है, इसमें सब वनस्पति,
आदमियां, मनुष्यता और एनिमल्स, सब कुछ इसमें शामिल है। पर ये सब टेम्परेरी है, पर है रियल, पर टेम्परेरी। पर जो एक ओंकार है वो फॉरएवर है, वो इटर्नल है, वो सदा है, वो सत्य है, इसीलिए उसको सतनाम बोलते हैं। और वही कारण करावनहार है सब चीजों का, और वो निर्भय है, निर्भव है, और वो हम टाइम लिमिटेड जिंदगी है हमारी। कुछ समय बाद हम जीवन पूरा करके उसमें रच जाते हैं, पर वो सदा रहने वाला है। वो किसी रूप में नहीं आता, पर वो सियाने महापुरुषों को भेजता है दुनिया में, दुनिया के सुधार के लिए। इसीलिए हमें कहानियां हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, लाइक दैट, महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने लोक सुधार के लिए उनको भेजा। और सब ज्ञान का सोमा जो है वो आप ही ओंकार है, पर वो गुरु की कृपा से हमें उस बाबत समझ आती है जब हम उसका जाप करते हैं ना, क्योंकि वो पहले तो आदि सच है, जुगात सच है थ्रू आउट एजेस में, उन भी सच है, नानक सेज इन द फ्यूचर इज द सेम। सो वो सत्य से जुड़ने से हमारा जो आत्मक ज्ञान है उसका ओरिजिन होता है, उसको अंग्रेजी में कह देते हैं सुपर ईगो। जो दुनियावी चलन चाल है, लोगों के ना वर्त वर्ताओ, उसको कहते हैं ईगो। और जो हमारा लोअर सेल्फ है उसको कहते हैं इड, वो है इड। जैसे पंजाब के 5 दरिया है ना, ऐसे ही 5 गुण है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को जो कंट्रोल कर लिया जाए परमात्मा का नाम जपने से, तो वो हमारे वो जानवर से वो फरिश्ते बन जाते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बदल के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what happens is ਕਿ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਇਆ, ਧਰਮ, हिम्मत, मौकम, फिर साहिब, अपने आप का कंट्रोल। वो जो गुण है, जैसे महाराज गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों के गुण हम कहते हैं, जब हम धारण कर लेते हैं ना, तो हमारा जो है जीवन जांच सही हो जाती है। वो गुरु नानक साहब अपने जपजी साहब में कहते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख साफ रखा जिन सूत। और आगे जाकर ये कहते हैं कि तप साओ एको कवाओ तस्ते होय लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, बारह न जावा एक बार, जो तन भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो इस फिलॉसफी के अधीन है कि समाज में बरोबरता लानी बहुत जरूरी है। कहते हैं सबसे बड़ा योगी वो है, आई पंथी सगल जमाती मन जीता जगजीत। वो सबसे बड़ा योगी है, वो आय पंथी है, जो सबको अपने बरोबर समझता है, बजाय मैं के। वो कहते हैं हम तो सब इकट्ठे वही का रूप धारण कर लेते हैं। सो ऐसी सहज अवस्था पैदा करने से, हमें मॉडरेशन का जीवन व्यतीत करने से, फिर हमारी जो सेहत का अच्छा राज यही है। अच्छा राज यही है, स्वच्छ खाना, स्वच्छ पहनना, स्वच्छ पीना, स्वच्छ हवा लेनी, ताकि उस सब में उसको गुरु नानक साहब जपजी साहब में बोलते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, देव सराध दो दाई दाया, खेले सगल जग, चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हजूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाम। सो जीवन का बेस वो बताते हैं कि भाई नाम जपना, कीर्त करना, मन चलना। जब इस असूलों को हम जिंदगी में लेकर आते हैं, तो फिर हमारी जो तृष्णा है वो कंट्रोल में आ जाती है, और फिर सादा जीवन व्यतीत करने से वही जिंदगी का असली रहने का राज है। बजाय हमने सचार बनना है अपने जीवन में। महाराज कहते हैं सोचा सोचना हो वही जे सोची लख बार, जितने मर्जी नहा लो, जितने मर्जी कर लो सोचम, कोई उसका अंत नहीं है। चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहन लफ्तार, जितने मर्जी व्रत रखी जाओ, मौन व्रत रख लो, देना कोई नहीं बेनिफिट, उसको फायदा नहीं होगा।
भूखा भूख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सब इकट्ठा कर लो पदार्थ, उससे कभी तृष्णा नहीं बुझेगी। सहज सियान पा लाख होए तक न चले ना, बहुत पढ़ लो आप इधर उधर के पुस्तक, उससे कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ तसल्ली नहीं आएगी। फिर कहते हैं कैसे तसल्ली आए, कि सचारा होई है कि कूड़ा टुटे पाओ। किस तरह सच्चे सच्चे बनिए, सचारे होइए, ते किवें जिहड़ा इल्यूजन है, जिहड़ी साडे धुंध है जां जिहड़ा साडा भरम है, वो किवें टुटे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना, वो कहते हैं उसके हुक्म में आओ, उसकी रजा में जीवन व्यतीत करने हो, ये सब कुछ जो है उसकी रजा में चल रहा है। सो जब हम रजा के जीवन में आ जाते हैं, सो हमारा खाना पीना सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, स्वच्छ पहनना, ये जीवन के राज जो है जी, वही हमारी सेहत का अच्छा राज है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। हम आज के खास मेहमान मान्यवर नंद कुमार शाह जी के पास में जाना चाहेंगे। शाह साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी जीवन की कुछ मैंने जो आपको पढ़ा है या समझा है, उस पर मैं आपकी चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि एक गांव में पले बढ़े नंद कुमार शाह जी का जन्म हुआ बगिया में, और वो एक कृषक परिवार में पैदा हुए, आज भी खेती किसानी करते हैं। और उनका जन्म भगोरा में हुआ, बगिया में विष्णुदेव शाह जी, भगोरा में हुआ है। एक आदिवासी संस्कृति और परंपरा में रह के भी जो सादा जीवन जीने का जो अपने जीवन में एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने अपने जीवन में नमक को छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि इंसान का जो दिनचर्या है, हम बिना नमक के कोई भी चीज को खा नहीं सकते। ऐसी त्याग उन्होंने अपने समाज में हो रहे नशाखोरी को लेकर या पूरे भारत देश में बढ़ती नशा को लेकर उन्होंने त्याग किया। मैं उनका स्वागत करते हुए वैसा मानवता चैनल में आज की परिचर्चा को लेकर उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। शायद जी अपने जीवन के इस वृतांत के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि मानव जीवन के लिए सुखी जीवन का जो राज हमारा जो विषय है, इस पर इस बात को खत्म करना है। तो आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये सारी चीजों को आप अपनी विस्तार से हमारे इस चैनल के माध्यम से तमाम देश में दुनिया में देख रहे लाइव प्रोग्राम में अपने विचार साझी कर सकते हैं। माननीय नंद कुमार शाह जी, एक्स सांसद। बहुत अनायास ही आपसे हमको जुड़ने का अवसर मिल गया और कुछ चर्चा करने का, आपकी चर्चा को सुनने का भी अवसर डॉक्टर साहब को अभी हम सुन रहे थे। दरअसल में देखिए, मैं तो गांव में, अभी भी हमारा घर जंगल में है, वन में चारों तरफ, और वहाँ हमारा जब जन्म हुआ उस आसपास में, उस जमाने में चुलाई भट्टी, मैंने घर में ही ये जो छोटे छोटे गांव में शराब चुलाते थे, और उसमें गरीब आदिवासी ही ज्यादा पीते थे और बहुत मर जाते थे। उसको बंद करने के लिए मैंने कॉलेज में पढ़ते समय युवकों की एक टोली, छात्र जो लोग थे उनसे करके सबसे निवेदन करते थे, और अवैध दुकान का बहुत बड़ा विरोध करते थे। मेरे खिलाफ बहुत सारे केस हो गए थे, और मैं समझता था कि ये शराब जब तक रहेगा, गरीब आदमी जिसमें कोरवा, कमार, बैगा, पंडो, बिरहोर, एक जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, उनका जीवन बचाना बड़ा कठिन होगा। ये समझ करके मैंने हमारे छात्र जीवन के काल से ही शराब के विरुद्ध में बहुत बड़ा आंदोलन मैंने चलाया था। मेरे खिलाफ 1000 केस हो गया, और मैं केवल अवैध दुकान जो थी उसका ही विरोध करता था, जिससे कुछ लोगों को तो बचाया जा सके। और ये आगे चल करके मैंने उस समय जो चुलाई भट्टी थी वो बंद किया गया, और दूसरे तरफ से लेकिन शराब अभी भी चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक तो डॉक्टर साहब जो अभी बता रहे थे वो सारी बातें हैं ही। मैं अभी भी कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाता हूं, वो चाहे कितना ठंड पड़े, मैं ठंडे जल से ही नहाता हूं। अगर अपने शरीर को ठीक रखना है तो हर एक व्यक्ति को ठंडे जल से ही नहाना चाहिए। भोजन का जहां तक सवाल है,
2 या 3 बार, एक बार नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन। हमारे पुराने जमाने में नाश्ता, कलेवा और बियारी, इस रूप में 3 समय भोजन करना चाहिए। बार बार जो बकरी की तरह चरने का काम है, उससे शरीर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए 3 बार ही हमें भोजन करना चाहिए, ऐसी एक योजना बनानी चाहिए। मन को बिल्कुल प्रसन्न रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छे किताबों को पढ़ें, कुछ लोगों का काम कर सकें। गरीब आदमी कहीं पर है, उसके लिए अगर हम कुछ सहायता कर सकते हो तो उससे मन में बड़ी प्रसन्नता आती है। दूसरों के दुख में अगर हम शामिल हो सकें तो बहुत अच्छी बात होगी और उससे मन प्रसन्न रहता है। मन अगर प्रसन्न है, हम दूसरों की सेवा सहायता करके माने अगर कुछ थोड़ा सा मन में प्रसन्नता आती है तो ऐसे कामों को धारण करना चाहिए। और हम ये समझ लें कि जो पृथ्वी पर है, जो हमारे गांव में है, जो हमारे प्रदेश में है, देश में है, वो सब माने सबका है, हमारा भी है और दूसरे का भी है। ये भाव हमें धारण करना चाहिए। संस्कृत में कहावत है, अयं निजः परो वेति, हिंदी में ही है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोचने वाले, छोटी बुद्धि वाले। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश में संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भूमंडल को परिवार मानने की प्रथा है। और हम इतना विस्तार में अगर अपने परिवार को ले जाएंगे, सभी जीव जंतु कीट पतंग जितने हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी ये जितने हैं वो भी हमारे ही परिवार के अंग हैं। ऐसा मान करके हम अगर चलें के साथ, उस तरह की भाषा, उस तरह का भाव पैदा हो तो कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक उदाहरण आपको बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि और लोग शायद बोलने वाले हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में भगवती शकुंतला अपने कर्ण ऋषि के आश्रम से ससुराल जाने लगी तो कर्ण ऋषि कहते हैं शकुंतला को, हे पेड़ पौधों, हे लता गुल्मों, जो शकुंतला तुम्हें जल देने के पहले जल नहीं पीती, श्रृंगार प्रिय होने के बाद भी तुम्हारे फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ती थी, पहली बार जब तुम में फूल आते थे तो उत्सव मनाती थी, वो शकुंतला पतिगृह जा रही है, उसे जाने की अनुज्ञा प्रदान करो। पेड़ पौधों से वो बात करते हैं और उसका संस्कृत रूप जरा देख लीजिए। पातुम न प्रथमम व्यवसति युष्मास्व जलम पीते सुया नागते प्रियमंडनाति स्नेहेन या पल्लोम यद्दैव वा कुसुम प्रसूति समय यस्याह भवति उत्सव सेयम जाति शकुंतला पतिगृह मनुज्ञता। पेड़ पौधे सब परिवार के सदस्य, उनसे ऋषि कहते हैं, हे पेड़ पौधों, उसको जाने की अनुज्ञा प्रदान। ये भाव अगर हम संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण पेड़ पौधों में, जीव जंतु और मानव समाज तो है ही, उससे भी बड़ा समाज हमारा, ये तमाम प्रकार का जो पृथ्वी है उसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा है, पानी, ये पंचभूत जो हैं जिससे शरीर का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उनके सहयोग से जो भी जीव जंतु यहाँ पड़ रहे हैं सभी हमारे परिवार के हैं। ये भाव अगर हम धारण कर लेंगे तो मैं समझता हूं जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। इससे सुंदर जीवन दूसरा नहीं हो सकता। जी, ये मैं सोचता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय नंद कुमार साय जी, अपने कीमती समय से हमें अपने विचारों को साझा किया है, बहुत शुक्रिया। मैं संतोष साहू साहब आपके पास बैठे हुए हैं, उनसे भी चाहूंगा कि अपने विचार कुछ साझी करें सुखी जीवन के राज को लेकर, क्योंकि इंसान का जो जीवन है वो शरीर के स्वस्थ रहने पे है, और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक हम मानव सेवा और समाज सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहले तो हमको शारीरिक रूप से सुखी होने की जरूरत है। तो इस बाबत मैं संतोष साहू जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि सुखी जीवन का राज के लिए हमको ये प्रकृति से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, ये सारी चीजों से हमें एक साझा संबंध बना के रखना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग से अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का मौसम 2 दिन जब खराब हो गया था, आंधी तूफान चल रहा था, तो हमारे शरीर में भी एक बदलाव सी आ गई थी। तो ऐसा ही हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, आयु और
हवा, पानी, आकाश से, तीनों चीज से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस पर भी हमारा जो जीवन है, इसको हम कैसे सामंजस्य बना के चले, इस संदर्भ में सुखी जीवन का राज को लेकर संतोष साहू जी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जी, भाई साहब, मानवता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय आपके द्वारा चुना गया। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आदमी कैसे सुखी होगा, इस विषय पे अब से करीब 35 से 40 मिनट पूर्व माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी के द्वारा इस विषय को रखा गया था कि आदमी कैसे सुखी हो सकता है और दुनिया का आश्चर्य क्या है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बात के द्वारा बताया गया। मैं इस विषय पे माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी के द्वारा जो बातें रखी गई कि कैसे एक इंसान सुखी हो सकता है, उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। बस मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि हमारे जो महान पुरखे, विश्व में सबसे ज्यादा विद्वान भारत के लोग रहे, विश्व में सबसे ज्यादा सभ्यता पूर्व में अगर कहीं फली फूली तो भारत में। तो हमें अपने महान पुरखों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के ऊपर भारतीयों को कोशिश करके चलना चाहिए। उससे ही हम सुखी हो सकते हैं। भारत का मूल जो संस्कृति है, जैसा कि आपने अभी कहा कि माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी भारत में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मतलब अभी भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर प्रकृति के बारे में, वनों के बारे में, वनौषधि के बारे में, पक्षियों के चहचहाट, पशुओं की आवाज को सुनकर समझना, इतना अगर ये वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण पनपा है, ये अनुसूचित जनजाति जिनका सामाजिक पहचान आदिवासी है, जो भारत के मूल बासिंदे के वंशज हैं, तो हमको भारत को अगर सही दिशा में ले जाना है, ये हमारा जो बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से विकसित करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पे इसका बड़ा जो व्यवस्था बन सकता है उस पे काम करना होगा, ताकि जैसा कि आपको पता है कि भारत मानसूनी प्रदेश में आता है। यहाँ 3 ऋतुएं हैं, ठंड का और गर्मी का, और उसके आधार पे ही यहाँ मानसूनी वर्षा है। और वर्षा के कारण यहाँ का जो जलवायु है वो हम लोग को समझना है। और मैं अंततः ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो नियम है, संयम है, खान पान को लेकर, जीवन को लेकर और भी बहुत सारी बातों हेलो हेलो, हाँ, आवाज कहीं से आ रही है डॉक्टर आनंद? हेलो, हाँ संतोष साहब, अपने विचार रखें। हाँ जी, मैं इस विषय पे यही कहना चाहता हूँ कि भारत का जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो जीवन शैली है, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। से ज्यादा किसी भी चीज का संचय नहीं करते हैं। अभी भी ये बातें हैं, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की लोलुपता भारत के मूल बासिंदों में नहीं है। हम पानी का भी उतना ही उपयोग करते हैं जितना हमें चाहिए। हम टंकी और ऐसे हमारे पुरखे भरते नहीं थे, इतने धन घर में नहीं भर के रखते थे कि लाखों लोगों का हक मारा जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपने एक बहुत बड़ा आज विषय रखा कि हमारा जीवन कैसे सुखी हो सकता है। तो हम अपने अगल बगल जो भी हमारे लोग हैं वो सुखी हैं, तब हम सुखी हैं। अगर ये भाव आ जाए तो शायद हम सब लोग सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहब। हमारे साथ डॉक्टर आनंद जुड़ गए हैं। आनंद साहब अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। आनंद जी हमें सुन पा रहे हैं तो? हेलो डॉक्टर आनंद जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो। बहरहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रही। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास लौटना चाहूंगा फिर से। कृपाल सिंह साहब, जैसा कि अभी मान्यवर नंद कुमार साय जी ने अपनी बातें रखी,
संतोष साहू जी ने रखी। इस बाबत हम आपसे दोबारा फिर से इस सवाल को लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर में हर कोई इंसान, हर इंसान अपने जीवन को फिट रखने के लिए, सुखी रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। और अपने जब कोई बीमार पड़ जाता, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर में ये जो महामारी फैली, इससे देश के अंदर में बहुत भारी लोगों के जीवन में संकट आ गया था। कई-कई महीना तक लोगों के किसी के संपर्क में नहीं रहना, घरों में कैद रहना। तो ऐसी स्थितियों का जिम्मेदार किन परिस्थितियों में उपजना पड़ता है या समाज को झेलना पड़ता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? और हम मानवता को, ह्यूमन बीइंग को कैसे सही रास्ते में, स्वच्छ के रास्ते में और फिट रहने के रास्ते में मैसेज दे सकते हैं? आज का हमारा ये हेल्थ से संबंधित है, तो इस पर अपने विचार रखें। क्योंकि आप वैश्विक देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विशाल देश में रहते हैं, वहाँ की दिनचर्या और वहाँ की फिटनेस की लाइफ है वो क्या है, उस पर भी हमारे लोगों को मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। पहले तो मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट द व्यूज ऑफ मानवीय नंद कुमार जी और संतोष साहू जी। आई कंप्लीटली एग्री विद देम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यह मैं आपको एक शब्द गुरु नानक साहब का पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया। आई एम ऑड हाउ you are in the everywhere, Guru Nanak says, in your kudrat. And kudrat में वो कहते हैं महल्ला पहला, means Guru Nanak साहब, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत भौ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बहसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, बाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेख्या, वरतै ताको ताक। नानक हुक्म अंदर वेख्या, वरतै ताको ताक। सो वो कहते हैं कि भाई यो सब कुदरत जो आपने कही है, 5 तत्व की जैसे दुनिया बनी, और ये जो सब वनस्पति और सब एनिमल, सब हम एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे सब कुदरत का हिस्सा है, वो कादर के बनाए हुए हैं, उसी करता हमारा सबका एक ही है। यही फिलॉसफी यहाँ नेटिव अमेरिकन है, जो उसको रेड इंडियन कहा जाता है, उनकी फिलॉसफी वैसी है। वो इसको कहते हैं ग्रेट स्पिरिट का नाम लेकर ऐसे ही बताते हैं। सो कहने का भाव कि हमारे जो भी लोग हैं ना, उनकी जो पुरातन लोग हैं, उनकी फिलॉसफी बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, पर फर्क ये है, फिलॉसफी होनी एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। जितना चिर हम अपनी फिलॉसफी पर अमल नहीं करेंगे, उतना चिर हमारा जीवन स्वच्छ नहीं हो सकता। जैसे आपने ऑनरेबल नंद कुमार जी ने बताया कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते रहे हैं, तो तैसे ही महाराज गुरु नानक साहब ने कहा है कि भाई अपने जो सोर्सेस हैं, जो आपके पवन पानी और जो आपकी धरती है, जो आपके आले दुआले हैं, उसको साफ रखो, उसको पोल्यूशन फ्री बनाओ, कम से कम उनको जितनी लोड़ है उस अनुसार बरतो। ये नहीं है कि लोगों के ठगने के लिए और धन दौलत इकट्ठी करने के लिए उनका बुरा इस्तेमाल करके अपना जीवन भी तुसी बुरा बना लेते हो और जो दुनियाई है उसको भी कष्ट देते हो। वे जीवन उन्होंने रिजेक्ट किया है गुरु नानक साहब ने। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। हैविंग सेड दैट, देखो हम जैसे हम लोग हमारे भारत में, पंजाब में मैं बात करता हूँ कि एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि लोग एक दूसरे से कहते हैं कि भाई हम पवित्र होते हैं स्नान करके। अच्छा, स्नान कर लिया, घर साफ कर लिया और कूड़ा जो गली में फेंक दिया। जो मक्खी मच्छर है वो तो गली में पैदा होकर फिर आपके घर में वापस आ जाते हैं, वो बीमारी के पैरासाइट्स लेकर वहां चले जाते हैं।
सो पर्सनल हाइजीन इज वन, पर जो पब्लिक हाइजीन है उसको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये आपकी खुराक अच्छी नहीं, उसमें मेल मिलावट करके दूध बनाने के लिए उसमें कोई और मिलावट करके उसको बेचते हैं, नुकसान किसको है? ठीक है, थोड़े बहुत कमाए, आप पैसे ज्यादा ले लेंगे, कमा लेंगे, पर नुकसान की है, बीमारी फैलती है उससे भी। ऐसे ही सब्जियां वगैरह जो और जो हम चीजें पैदा करते हैं उनको जैसे पवित्र नहीं रखेंगे तो उससे जो बीमारी फैलेगी। तैसे ही हमारा पानी है, तैसे ही हमारी हवा है। जो बहुत सारी अग लगा के लोग साड़ देते हैं, पराली जिसको कहते हैं, राइस का जो छिलका है उसको जाल देते हैं। कितनी जब फैक्ट्रियों से कितनी धुआं वगैरह आके लोगों में बीमारी, जो चेस्ट की बीमारी है, रोगों को फैलाती है। सो कहने का भाव कि हम थोड़े थोड़े पैसे के लिए, लोभ के लिए इतना कुछ कर बैठते हैं कि हमारे जो आड़ा दौड़ा जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कुदरती सोमे हैं उनको बिगाड़ कर हम अपना नुकसान कर लेते हैं और अपने समाज का भी इंसान करते हैं, और जो जीवन जंतु है उनका भी घाण करते हैं। सो हमारे असली जीवन के लिए हमें जो पब्लिक हेल्थ है along with our personal health, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूर प्रबंध करने चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से आज के इस विचार को डेफिनेशन किया है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं कि हमारे साथ आनंद साहब सुन पा रहे हैं हमें? तो डॉक्टर आनंद जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आप स्क्रीन पे आ जाएं। नमस्कार सभी को। आप स्क्रीन पे आ जाएं, अपनी वीडियो ऑन करें। एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, ड्यूटी में हूँ, इसलिए ऑन नहीं। अच्छा, जी जी जी, कोई बात नहीं। आज हमारी जो चर्चा का विषय है सुखी जीवन का राज। जी। हमारे ह्यूमन के लिए, हमारे जो मानवता के लिए, पूरे जो समाज है उसके लिए सुखी जीवन का राज के लिए आपका, आप डॉक्टर हैं, तो किस आधार पर हमारे जो लोग हैं फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर अपने विचार रखें। जी जी जी, आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार, मैं भी एक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। जी। फिलहाल तो अभी मैं कोविड के विषय में बात करना चाहूंगा। जी। कोविड के साथ साथ जो अभी स्थिति में जो आसपास की जो और भी चीजें, बीमारियां हैं, तो कोविड क्या है, एक जो फॉरेन कंट्री से आया ऐसा कहा गया है, लेकिन कोविड वायरस हमारे पास, हमारे इंडिया में बहुत पहले से मौजूद था। लेकिन अभी जो है वो आक्रामक रूप से आ गया है, ओमिक्रॉन नाम का एक वेरिएंट है। तो हमको अभी की स्थिति में भीड़ भाड़ जगहों पे जाना नहीं चाहिए। और मैं जहाँ पे अभी सर्विस दे रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे थोड़ा असाक्षरता बहुत ज्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से, श्री कुर्रे जी के माध्यम से, मैं कुछ एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ सब तरफ कि अगर आप लोग चाहेंगे तो एक अपन थोड़ा सा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। एक छोटा सा मेल मिलाप अगर बीच में होते रहे, मीटिंग टाइप का होते रहे, तो उनको जागरूक कर सकते हैं इस मैटर में, क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं। और मैं पिछले 6 महीना से, जो सेकेंड वेव था कोविड का, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया है। तो ज्यादातर क्रिटिकल चीजें या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी वाली जो चीजें होती हैं वो अज्ञानता की वजह से होती है। समय रहते अगर चीजों को डायग्नोस कर लिया जाए, डॉक्टर से मिल लिया जाए, तो ये चीजें दूर हो सकती हैं। जी। बाकी जो भी है, थोड़ा सा अपने आप को बचाव करके रखना है। बाकी मेरे बुजुर्ग जो भी हमसे सीनियर एक्सपीरियंस वाले हैं, जो भी चीजें बोले। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप रूरल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में लाइव में बहुत सारे बुद्धिजीवी गढ़ जुड़ गए हैं। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमारे लोगों को लिए मैसेज दे सकते हैं,
और क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर अपनी बात रख सकते हैं थोड़ी सी। डॉक्टर नंद कुमार, इफ आई मे आस्क यू ए क्वेश्चन, मेरा नाम कृपाल सिंह है। I'm a retired psychiatrist, by the way. I graduated from Amritsar in 1965. नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बहुत सेवा कर रहे हैं हिंदुस्तान में। जरा ये विचार दसो अपने की जो पब्लिक हेल्थ है, हमारे पब्लिक हेल्थ इशू जो है ना, बहुत बड़ा फर्क है बाहरले पश्चिमी मुल्कों में और भारत में। हमारे जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ हमारा कूड़ा करकट है, उसको संभालने के लिए जितना प्रॉपर इंतजाम नहीं हो गए, जैसे स्ट्रे डॉग्स वगैरह जो और एनिमल्स वगैरह फिरते रहते हैं, ऐसे वो हमारे बीमारी का बड़ा बड़ा कारण बन जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, आपका विचार सही है एकदम। ये क्या है, इंसान की मेंटेलिटी के ऊपर है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है, लेकिन जहां पे कूड़ादान होना चाहिए, जहां पे डस्टबिन होना चाहिए, वहां पे डस्टबिन है नहीं। यहाँ जनता के जागरूकता के वाली सवाल है। यहाँ अगर हम अपने दिल से नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे कचरा नहीं फैलाएंगे, तो वो चीज पूरा नहीं हो सकती। सरकार चाहे डंडा मारे, पुलिस लगा ले, ये चीज नहीं पूरा हो सकती। आए दिन मैं देखता हूँ कि इधर उधर डस्टबिन कहीं है नहीं, कहीं भी कचरा गिरा दे रहे हैं। और आप तो सीनियर साइकेट्रिस्ट भी रह चुके हैं, तो आपको मेडिकल प्रोफेशन का ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा ज्ञान है। तो डेंगू वाली जो लक्षण है, डेंगू के बीमारी फैल रही हैं। हम जहाँ एरिया में मलेरिया बेल्ट है, यहाँ मलेरिया का बहुत सारे केसेस मिलते हैं। तो हम अपने लेवल पे यहाँ पे मच्छरदानी बंटवाते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। गंदगी तो सब जगह है, यहाँ के रहन सहन भी गड़बड़ है। तो अपन जैसे हैं अपने लेवल पे चीजें करते हैं, लेकिन ये मास में करना पड़ेगा और एक बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ सुधार हो सकती है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम भी चलाया हुआ है कि जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं वहां भी शिविर लगाए अपन। वहां पे भी हर हफ्ते के कैंप लगा। कैंप में लोगों को हमने जागरूक किया। वहां उनका पढ़ाई लिखाई से संबंधित वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी पहुंचे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे वहाँ, बैंक वाले से पूछे, बैंक मैनेजर भी पहुंचे वहाँ। तो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, उनका रहन सहन, सब चीज में विचार किया गया। और ये एसडीएम लेवल पे चीजें हुई थी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल पे ही चीजें हुई थी। और सुधारने की लगातार निरंतर कोशिश की जा रही है, और हम तो अपना सेवा दे ही रहे हैं। और इस चीज से जुड़े हम सब एकदम जितना भी हो सके हमसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर्यन साहब। आपने जी डॉक्टर साहब से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ समय निकालकर वो साझा किए हैं। मैं माननीय सांसद महोदय से चाहूंगा कि डॉक्टर साहबों का एक भारत देश के इस कोविड-19 में दिन रात सेवा करके लोगों की मानवता की जो सेवा की मिसाल दी है, वो बहुत बड़ी हमारी सेवा है लोगों का जीवन बचाने के लिए। कई डॉक्टर शहीद हो गए, कई नर्सेस शहीद हो गए इस कोरोना के काल में सेवा देते देते। तो मैं माननीय नंद कुमार साय जी से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात रख सकते हैं। साय जी, देखिए साय जी हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना काल में तो जो जितने लोग थे, डॉक्टर थे, हेल्थ वर्कर जितने थे, सफाई कर्मचारी जितने लोग थे, वो भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके लोगों की सेवा किया। और कोशिश पूरी की गई, हर एक आदमी ने पूरा समर्पण होकर के काम किया और काफी लोगों के जान बचाए। कितने डॉक्टर तो समाप्त हो गए, बलिदान हो गए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, और डॉक्टर साहब ज्यादा कुछ और ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर हैं, जो हेल्थ वर्कर और छोटे बड़े सब हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं अच्छे जीवन बनाने के लिए, स्वस्थ जीवन लोगों का रहे, इस दृष्टि से अभी बहुत सारी बातें आई। मैंने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए आसपास का वातावरण ठीक रहे, सफाई पर बहुत जोर दिया गया है, वो भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि
अगर सफाई नहीं रहेगी तो हवा प्रदूषित हो जाएगी, खाने पीने की चीजें भी प्रदूषित होंगी और उससे हमें बहुत बीमारियां हो सकती हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब गांव में शहरों में भी अब कैंसर की बीमारी बढ़ने लगी। उसका मुख्य कारण है ये जो रासायनिक खाद्यान्न में दे रहे हैं और उसको लगा करके ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है, उससे कैंसर और दुनिया भर की सारी बीमारियां हो रही। हम भी किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन मैंने अपने गांव में सबको बता के रखा है ये रासायनिक खाद नहीं डालना है, आपको तो केवल ऑर्गेनिक जो गोबर खाद है, खरपतवार है, उसी को लगाना चाहिए। एक मैं बीमारी से लोगों को बचाने के लिए सारे प्रयास होंगे और खाद्यान्न को अगर रासायनिक खाद किया गया तो आप कोई प्रयास जो है वो सफल नहीं होगा। इसलिए खाद्यान्न की चीजें जो साग सब्जियों में डाल रहे हैं लोग ये रासायनिक खाद को, इसे सर्वत्र प्रचार करना चाहिए कि आप डालना बंद कर दें, खाद्यान्न को ठीक रखें, साग सब्जी को ठीक रखें, खाद्यान्न में ऑर्गेनिक खाद ही डालें, गोबर खाद ही डालें, खरपतवार को ही डालें। एक तरफ सारे प्रयत्न होंगे, अगर खाद्यान्न में रासायनिक खाद डाला गया तो सारा नष्ट हो जाएगा और नाना प्रकार की बीमारी जो शुगर बढ़ रहा है, जो मैंने लोगों की रही है, नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर तक बहुत तेजी से फैलने लगा है, ये सब खाद्यान्न में रासायनिक खाद डाल करके इस बीमारी को और ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें रोकना पड़ेगा, तभी एक अच्छा जीवन, खाद्यान्न स्वच्छ होगा, अच्छा होगा और इसमें किसी भी प्रकार की जो पैदा ऐसा खाद्यान्न को गर्भित करके बीमारी पैदा करने की कोशिश करेगी और ऐसे अन्न का हम उपयोग करेंगे तो बीमारी से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए खाद्यान्न को, सब्जी को, फलों को ये रासायनिक खाद से कैसे मुक्त किया जाए, इस दिशा में हमें प्रयत्न करना है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया नंद कुमार साय जी, आपने बहुत ही पॉइंटेड बातों को कह दी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो जीवन की जो खाद्यान्न सामग्री है, चाहे हम सुबह रोटी खाते हैं या दोपहर में भोजन करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, दूध दही खाते हैं, सारी चीजों में आज मिलावट आ चुकी है। मिठाई खाते हैं उसमें मिलावट हो चुकी है, खोवा खाते हैं उसमें, तो तमाम चीजों का जो जहरीला चीज है वो हमारे शरीर को जहर की ओर लेके जा रहा है, नष्ट करने की ओर जा रहा है। इस पर एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। आप एक राष्ट्रीय पद में रहे हैं तो आपका ये मैसेज भी मुझे लगता है कि मानव जीवन के लिए, जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साय जी ने जो ये मैसेज दिया है, ये बातें कही है, वो कितना कारगर है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। देखो जी, अगेन मेरी अर्ज ये है कि जो माननीय नंद कुमार जी ने बातों की बिल्कुल सही है। यो हमारा कुदरती जीवन जितना होना बहुत जरूरी है। यही कुदरती जीवन पर ही गुरु नानक साहब ने बहुत जोर दिया था, जब वे कहते हैं बलिहारी कुदरत बसया तिरंत न जाय लखया। ये जो परमात्मा की पूजा है ना, जो हमारा मेकर है, वो उसने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उनको क्लीन रखने के लिए, उनका प्रॉपर यूज करने के लिए, वही हमारी एक्चुअली वो उसकी पूजा है। पूजा ये नहीं है सिर्फ जाके मंदिर पर मत्था टेक दो या गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब मुरे मत्था टेक दो, ये पूजा नहीं है। पूजा तो वो है हमारे चाल चलन में ये चीजें लेकर आइए, जैसे पानी, स्वच्छ पानी या कुदरती सब्जियां वगैरह ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ परमात्मा ने ऑलरेडी इंतजाम ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ऑल लेवल ਦੇ, पर ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स और वो जो आर्टिफिशियल चीजें की जा रही ने, वो हमारे बीमारी का कारण बन रही है, बीमारी को बढ़ा रही हैं। सो हमको वापस जाना चाहिए, जैसे आपने ऑनरेबल नंद कुमार जी ने बताया है कि वे कैसे हम अपना जीवन जो साधारण तरीके से जीवन करिए और अपनी एग्रीकल्चर जो है सो साधारण तरीके से पैदा करिए, बजाय इसके कि जैसे आजकल की यूनिवर्सिटीज और केमिकल कंपनीज आपको जोर देते हैं ये बीज भी जो
ये फर्टिलाइजर यूज करो, ये करो, वो करो, ऐसी बातें। कुदरत के भी जीवन में जैसे क्रॉप रोटेशन है, कई जगह क्रॉप रोटेशन जो फसल बीज के अलग अलग समय से बीजी जाती है। जैसे पंजाब की जगह है, वहाँ कणक मक्की ज्यादा होती है। अब वहाँ राइस वगैरह लगाने से ज्यादा पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और जब उसका राइस का छिट्टा उनको जालना पड़ता है तो बड़ी पोल्यूशन बन जाती है। सो हर एक जगह का आपको अपना स्वभाव उस तरीके से वहां काश्त करनी चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। हमारे साथ मेघराज जी सुन पा रहे हैं? मेघराज सिंह साहब, मेघराज जी, मुझे लगता है मेघराज जी से संपर्क नहीं हो पा रही है। संतोष साहू साहब, हमें आज की इस परिचर्चा पर आज भी जो अभी हमारे मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी, डॉक्टर आनंद साहब ने रखा है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी साक्षरता है, या जो हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोगों की जो जानकारी के अभाव में बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती है, लोग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को जब इलाज के लिए डायग्नोसिस होता है तो वो देर हो जाती है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल गांव का देश है भारत। तो इस परिदृश्य में गांव के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित रहने के लिए क्या, क्योंकि पहले भी हमारे देश के अंदर में जो हमारे जो डॉक्टरों का जो तमाम दवाइयों का, मेडिसिन का उपलब्धता नहीं था, तो भी लोग सुखी जीवन के साथ जीवन जीते थे, 100 साल जीते थे, 150 साल जीते थे। तो उसके पीछे जो रीजन था, वो क्या ऐसा कारण था कि जो लंबे वर्ष लोगों का जीवन रहा है और आज हम बहुत कम उम्र में हमारी जो जीवन समाप्त हो जाती है? संतोष साहब जी, अभी जो बात आया है खाद्यान्न को लेकर, मैं उससे सहमत हूँ कि माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी ने एक बात पे जोर दिया, आप अभी महसूस किए कि हमारा खाद्यान्न रासायनिक खाद, चाहे यूरिया हो, अन्य भी जो कीटनाशक दवाइयां हैं, उससे वो मुक्त हो। अगर हमारा अनाज जहरीला रहेगा तो कितना भी दवाइयों का इंतजाम किया जाए, वो उसका कोई असर नहीं होगा। ये बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उनका एक बहुत बड़ा ये सोच है, ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि उनके द्वारा ये कहा गया। और दूसरी बात, जैसे भारत है, दुनिया में प्रति व्यक्ति कम से कम 300 पेड़ होने चाहिए। एक आदमी को स्वस्थ ऑक्सीजन, वातावरण, वायुमंडल में जीने के लिए प्रति व्यक्ति 300 पेड़ होने चाहिए। जैसे यूएसए में 370 पेड़ से भी कहीं ज्यादा है। हेलो, हाँ संतोष साहब बोले। हाँ, वही मैं बता रहा था कि अभी भारत में जो पेड़ों की संख्या है वो प्रति व्यक्ति बहुत कम हो गया है। अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई, कितना तकलीफ का सामना करना पड़ा ऑक्सीजन को लेकर। और ये भी सुनाई पड़ा कि कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। जी, तो अगर भारत में लोगों को सुखी रहना है तो कम से कम रासायनिक खादों मुझे लगता है संतोष साहू जी का नेटवर्क वो में कुछ जीवन शैली हमारे बाप दादों का जो जीवन शैली है, जो निरोग वो रहते थे, इतना सुविधा, मेडिकल की इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी 100 साल जीवित रहते थे। 100 साल के लोगों का दांत नहीं झड़ता था, आंख में चश्मा नहीं लगते थे, शरीर इतना बलिष्ठ होता था। जबकि ऐसे पक्के मकान नहीं थे, पक्के सड़कें नहीं थे, इतना बिजली नहीं था, ऐसे घर घर पानी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी इतने स्वस्थ थे। और इतना सुविधा के बाद आज भारत का जो जीवन है वो 40-50 साल, लोग बता रहे हैं 60 साल के अंदर आदमी एकदम बूढ़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत गहरी आपके द्वारा चर्चा कराया गया, इस विषय पर बस इतना कहना चाहता हूँ। देश है और अभी भी 80% से ज्यादा संख्या गांव में निवास करती है
और भारत को संभालने के लिए जितना भी मुसीबत दिखाई पड़ रहा है उसको अगर अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जाएं तो योग्य नेतृत्व का जरूरत है भारत में हर तरफ, चाहे वो राजनीतिक कार्य के लिए हो, चाहे सामाजिक कार्य के लिए हो, आर्थिक कार्य के लिए हो, धार्मिक कार्य के लिए हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, जो भी बातें हैं भारत में अच्छे नेतृत्व का सख्त जरूरत है ताकि भारत के संपदा को बचाया जाए और मानव जीवन को बचाया जाए। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहब। हमारे साथ मेघराज जी जुड़ गए हैं। मेघराज जी, आज सुखी जीवन के राज को लेकर जो भी डॉक्टरों से हमारी चर्चाएं हो रही है इस पर अपने विचार रखें। संतोष साहब। वाहिगुरु जी फतेह। पहले तो बात ये आपने धन्यवाद आपका, स्पेशल तो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। एक तो डॉक्टर आनंद आए थे अभी, वो कोरोना के बारे में बोल रहे थे, तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि मतलब कोरोना के जो है ऐसा लगता है कि कोरोना को डुप्लीकेट कोरोना है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि जो कोरोना से पेशेंट मरते हैं उनको डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं कोरोना के मरने के पेशेंट के बारे में। अगर ये पैसे मिल रहे हैं तो कौन दे रहा है पैसा उनको और क्यों दे रहा है पैसा? तो कोरोना का जो चल रहा है, सबसे पहले जो है ना, अगर इंसान को सेहत अच्छी रखनी है तो जो डॉक्टर भी नहीं शायद उसके बारे में जानते हैं, शायद डॉक्टरों को बहुत कम इस बारे में जानकर। अगर आदमी के अंदर डर होता है किसी प्रकार का, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी का है कैसे भी है, तो कोई भी दवाई इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करेगी है। अगर डर इंसान के अंदर खत्म हो गया, 90% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती है इंसान के अंदर से। तो मानसिक तौर से आदमी को डर से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि डर एक इतनी खतरनाक चीज है इंसान की जिंदगी में कि डर की अगर बड़े जो छोड़ा अंदर डर है तो छोटी बीमारी भी इसको अंदर से इतना कमजोर कर देगी और छोटी बीमारी मार देगी इसको। अगर डर नहीं है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी नहीं मार सकती इंसान को। तो डर को दूर करें। डर एक बहुत भयंकर बीमारी है इंसान की जिंदगी पर, लालच और झूठ इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये इन सभी से बचे रहेंगे तो शायद डॉक्टर भी इलाज कर पाएंगे, नहीं तो डॉक्टर को भी बस का काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डर से दूर रहे और लालच से दूर रहे। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने बहुत अच्छी बातों को हमारे सामने रखा है। मैं आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले लास्ट कमेंट हम सभी मेहमानों से ले लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा समय नजदीक आ चुका है। मैं माननीय नंद कुमार साय जी से, क्योंकि आप इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के पद में रहे हैं, एक भारत के देशवासियों को संबोधित करने के लिए आपकी जो मैसेज है, आपका जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सुखी जीवन राज के लिए, जो ह्यूमन बीइंग के लिए, जो हमारा जो ये अमेरिका से लाइव प्रसारण हो रहा है, तो अमेरिका की धरती से जो हमारा ये फेसबुक लाइव है, इस पर हमारे देशवासियों को या देश में रहने वाले लोगों को सुखी जीवन के राज के लिए मैसेज हम चाहेंगे माननीय नंद कुमार साहब, क्योंकि आप एक जंगल क्षेत्र में पैदा हुए और आज भी आपका जो जीवन है सादा है, और हमारे जो सादा जीवन उच्च विचार जो कहते हैं उसमें भी बहुत सारी बात छुपी रहती है। तो इस पर हम आपका मैसेज जानना चाहेंगे। हमारे जो देशवासी के लोग हैं जो शहरों में रहते हैं या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकसित देशों में रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे माननीय नंद कुमार साय जी? देखिए, आपने बहुत बड़ी परिचर्चा कराई कि स्वस्थ और सुखी जीवन, सुंदर जीवन जीने के लिए क्या आज की सामने जो संकट है उसे मुक्त होकर के अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। जी, हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों महंतों ने हमेशा ये विचार किया है कि सभी लोग सुखी हों और सब लोगों का जीवन सुंदर हो, रोग मुक्त हो, कि कोई किसी को दुख ना हो किसी प्रकार का। ये हमारे समाज के सारे लोग और हमारे जो समाज सुधारक, ऋषि मुनि, संत महंत जिस नाम से भी जाने वो लोग सोचते थे। और हमारा जय घोष था, सर्वे सुखिनो संतु, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका परम कल्याण हो, मां कश्चित् दुख भाग होए, किसी भी प्रकार का कोई दुख किसी को ना हो। ये हमारा जय घोष था। ये हमारे देश, संपूर्ण दुनिया के लोगों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छे सुख के लिए और सब प्रकार का दुख को दूर करने की कामना करते थे। और इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, यहाँ रहने वाले जो लोग थे
उनके लिए ये कहा था कि हे गंगा जमुना के किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुम पहले अपने देश में जो जीवन की शैली है, जो विधि है, उसको पहले समझो, उसको अपने ऊपर धारण करो। क्योंकि हिंदू जो धर्म है या हिंदू जिसको नाम कहते हैं, ये कोई मजहब नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, एक जीवन की शैली है। और ये जीवन की शैली ऐसी है कि सबके साथ मिल करके और सबको साथ लेकर के और सबको सुंदर और अच्छा जीवन का रास्ता बताते हुए सबके साथ और संपूर्ण विश्व को भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ही इस देश से जाना पड़ेगा। हमारे संतों ने कहा कि हे गंगा जमुना किनारे पैदा होने वाले ऋषि पुत्रों, तुम अपने यहाँ तो जानो और संपूर्ण दुनिया में फिर फैल जाओ, और वहां जाकर के उनके चरित्र की शिक्षा भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। एतद् देशे प्रसूतस्य सगासातग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं? हम जंगल में हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे रहते हैं। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उदाहरण पहले आपको बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे, अगर आसपास में जैसा संतोष जी ने बताया, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप बड़े सुंदर हवा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि 5 चीजें हैं हमारे यहाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, ये भी प्रदूषित हो चुके हैं। धरती पूरा प्रदूषित हो रहा है, रासायनिक खाद से सारे खेत कड़े हो गए हैं। उसके बाद हवा भी और जल भी प्रदूषित हो रहा है, इसको हर तरह से बचाना पड़ेगा। और हवा, वायु, अग्नि सारा प्रदूषित हो जाएगा। आसमान पूरा प्रदूषित हो गया है। जो सैटेलाइट छोड़ने वाले लोग हैं, मैं कल टेलीविजन पर देख रहा था, पूरा कचरा आसमान में भर गया है, और वो कहां कहां कैसे टकराएगा, कैसे आएगा और पृथ्वी को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इस पर बड़ी चिंता हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा जो जीवन गांव का जीवन है, जो पेड़ पौधों को अपना परिवार मानते हैं, जो पेड़ों के साथ में रह करके वो कोई किसी प्रकार का कोई क्षति न करे, इसके लिए सारे लोग मिलकर के योजना बनाते थे। पहले एक पेड़ भी काटना बहुत कठिन होता था। जब तक कोई बहुत आवश्यकता न हो तो पेड़ों को नहीं काटना है, ऐसा जो जीवन जीने की बात थी। वहां पर पृथ्वी को शुद्ध रखना, पेड़ों को ठीक रखना, अधिक पेड़ बना के रखना ताकि हवा भी ठीक रहे, तो सुंदर जीवन के लिए आवश्यक है। संपूर्ण दुनिया में अलग अलग जो दुनिया है, वहां के लोग अब सोचने लगे हैं। एक व्यक्ति, संतोष जी बता रहे थे, एक व्यक्ति के प्रति कितना पेड़ रहना चाहिए। अगर पेड़ कम होने लगेंगे तो जीवन कमजोर होने लगेगा। हवा अगर अशुद्ध हो गया, क्योंकि हवा 1 मिनट भी आपको ठीक नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संकट में आ जाए। हम बिना खाए, बिना जल पिए कुछ देर के लिए रह सकते हैं, हवा के बिना नहीं रह सकते। अभी कुछ दिन जो ये कोविड के कारण लोगों का आना जाना पर प्रतिबंध लगा था, हमने देखा पूरा जंगल शुद्ध हो गया था, नदियां स्वच्छ हो गई थी, दिल्ली का जो प्रदूषण था वो कम हो गया था। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाला मानव समाज है। इसको जितना कम इस मामले में उसको परिभ्रमण करने का अवसर मिलता है, उतना प्रकृति शुद्ध हो जाती है। आज हमें संपूर्ण विश्व को भी ठीक रखने के लिए अलग अलग जो देश हैं, उनको अपने अपने यहाँ की प्रकृति को ठीक रखें, जमीन को ठीक रखें। रासायनिक खाद और नाना प्रकार के जो कंपनियां बन करके हमारे खाद्यान्न को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उससे दूर रखें और ऑर्गेनिक उपयोग करें। तभी हमारा देश भी और दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वो भी हवा को शुद्ध रख पाएंगे, पृथ्वी को शुद्ध रख पाएंगे, जल को शुद्ध रख पाएंगे और आसमान को भी शुद्ध रखेंगे। तभी पूरा देश और संपूर्ण दुनिया शुद्ध रह करके अच्छे जीवन की स्थिति में, अच्छा जीवन जीने की राह पर वो चल सकेगा। अन्यथा भारी संकट, ये रासायनिक खाद और नाना प्रकार के जो कंपनियां बन करके लोगों की खेती को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अगर नहीं बचेंगे तो बड़ा संकट पैदा होगा। इससे बचना बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। मतलब
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों वस्तुओं को हमें शुद्ध रखना पड़ेगा, तभी हम स्वच्छ और शुद्ध जीवन जी पाएंगे। इसी से संपूर्ण विश्व भी विशुद्ध हवा में, विशुद्ध खाद्यान्न में, विशुद्ध आसमान में जीवन जी सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत शुक्रिया नंद कुमार, माननीय नंद कुमार साय जी, आपने बहुत ही बड़ी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास मैं लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, अभी हमारे माननीय ऑनर नंद कुमार साय जी ने जो अपनी बातें रखी है, इस बाबत आप अपनी विचार साझी करें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये जो 5 चीजों उन्होंने बताई है ये महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारा जो जीवन अधूरा है, ये सच है। या बिल्कुल, मैं माननीय नंद कुमार से पूरी तरह सहमत हूँ इस बात में। पूरी तरह जो आपने बताया है वो बिल्कुल ठीक है, और वही गुरु नानक साहब जी का मैसेज है जब हम कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। ये जो पश्चिम में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं ना, वो जो कुदरती हमारा खेती बाड़ी का प्रबंध था पुराने जीवन में, उसको फिर वापस ले आने की जरूरत है। और जो कंपोस्ट फार्मिंग वगैरह फर्टिलाइजर तैयार किया जाता था, वो सबको मुड़ वापस लेके आने की लोड़ है। जो केमिकल कंपनी, उनका बाइकआउट करना चाहिए। ये जो नवे ढंग बता रहे हैं ना, हमारे जमीन को खराब करने के लिए, हमारे वायु मंडल को खराब करने के लिए, सबका बाइकआउट करना चाहिए। और हमारी जिंदगी कुदरत के रजा के अनुसार चलनी चाहिए। हम कह रहे हैं सत्यम जीते, सत्यमेव जीते इज ए पॉपुलर स्लोगन, पर उसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। जितना चेर हम सच्चाई से नहीं रहेंगे, अपने वायुमंडल को साफ नहीं रखेंगे, अपना एग्रीकल्चर को मुड़ के सर्जित नहीं करेंगे पुराने ढंग से, उन्हें जो हमारी तरक्की नहीं हो सकती, हम बीमारी के बच नहीं सकेंगे। इतनी मेरी अर्ज है। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के लिए मैं संतोष साहू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी लास्ट कमेंट रखें। संतोष साहू साहब जी, हमारे आज के अति विशिष्ट माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी के द्वारा जो बातें कही गई, माननीय डॉक्टर कृपाल सिंह जी के द्वारा जो बातें कही गई है, वो आने वाले पीढ़ी को एक रास्ता बताएगा, क्योंकि आवाज कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और आपका ये जो कार्यक्रम है लाइव है, ये गूगल से है। मैं इस विषय पे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, हम भी अन्य जीव जंतुओं की तरह ही एक हैं, और हमें अपनी मर्यादा में, एक दायरे में रहना है, ताकि देश और दुनिया में हमारे मनुष्य के कारण अन्य पशु पक्षी वनस्पति नष्ट ना हो, तभी मनुष्य भी सुखी रह सकता है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया आज के सभी मेहमानों का, माननीय नंद कुमार साय जी का, संतोष साहू साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, डॉक्टर आनंद साहब का, और खास करके आज के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मेघराज सिंह जी का और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे इस परिचर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम नए नए विषय को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हो सके, और बुद्धिजीवी और विद्वजनों को लेकर के आपके सामने महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हाजिर हो सके। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, खास करके मान्यवर नंद कुमार साय साहब का विशेष शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती समय दे करके आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी विचार साझी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वाहिगुरु जी का खालसा, सतनाम जोहार। आप सभी को धन्यवाद। वायस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।